नमस्कार दोस्तों, मैं पिंकी शर्मा। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कथांतर में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी जिसका शीर्षक है गले की जंजीर सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी में यह दर्शाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति परेशान है किसी चीज़ को लेकर, तो उसके जो रिलेटिव होते हैं उसकी परेशानी को सुलझाने की बजाय अपने अपने सुझाव देने लग जाते हैं, जिससे उनकी परेशानी तो सुलझती नहीं है बल्कि वो और परेशान हो जाते हैं। यह सब कुछ इस कहानी में दर्शाया गया है। तो चलिए सुनते हैं कहानी गले की जंजीर। मुझे खूब अच्छी तरह याद है कि रात को जंजीर पहनकर सोया था, लेकिन सवेरे उठकर देखा कि वह गले से गायब थी। खटिया पर से उछलकर खड़ा हो गया, बिछौने को उलट पुलट डाला, ऊपर देखा, नीचे देखा, अगल देखा, बगल देखा, दौड़कर कमरे में गया, कोना कोना छान डाला, परंतु वह नहीं मिली। संभवतः किसी ने चुरा ली थी। जहाँ तक मुझे याद है, प्रेस में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई थी। मैं गत 2.5-3 वर्षों से प्रेस की छत पर एक कमरे में बिना किसी द्वंद्व एवं भय के रहता हूँ। बगल के कमरे में 4 कंपोजिटर भी रहते हैं। 24 घंटे चपरासी, हॉकर, मशीन मैन, फॉरन मैन, कंपोजिटर तथा कितने ही अन्य बुरे भले लोग ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर किए रहते हैं, किंतु किसी ने कभी मुझ जैसे सीधे साधे पत्रकार का एक तिनका भी ना उठाया। बड़ी बुरी बात थी, वह सोने की जंजीर अपनी भी नहीं थी कि संतोष कर लेता। 2 दिन पूर्व शहर से मेरा मित्र जगदीश आया था। वह लंबा, तगड़ा तथा खूबसूरत तो है ही। उस रोज उसने महीन सफ़ेद धोती तथा रेशमी कुर्ता पहन रखा था। इसके अलावा उसके गोरे गले में एक सोने की जंजीर सुशोभित थी, जो पुए पर चीनी का काम कर रही थी। अब झूठ क्यों बोलूं, मैं उसके रोब में इतना तक आ गया कि इच्छा करने लगी कि मैं भी उसी पोशाक में तथा गले में वही या वैसी ही जंजीर पहन चारों ओर घूमूं और लोगों पर रोब जमाऊं। आज तो गुरु खूब जच रहे हो, गले में सोने की जंजीर तो बस पूछो मत। मैंने मुंह बहाकर हंसते हुए प्रशंसा की। वह कुछ नहीं बोला और मेरी बात पर केवल हंसकर रह गया, किंतु 4-5 मिनट बाद मैंने बेशर्मी के साथ उससे जंजीर मांगी और उसने फौरन निकाल कर दे भी दी। पहनने के पश्चात मैंने अपने चारों ओर आत्म प्रशंसा से देखा। मैं उसे पहने ही रहा और फिर हम कोई दूसरी बात करने लगे, और वह जब जाने लगा तब भी मैंने जंजीर निकाल कर नहीं दी और उसने शिष्टाचार से मांगी भी नहीं, और 2-3 दिन में आने का वादा करने के बाद चला गया। वैसे मैं यह बात बता देना चाहता हूँ कि मेरी नीयत पूर्णतः साफ थी। मैं केवल यही चाहता था कि जंजीर 1-2 दिन पहनने के बाद उसे लौटा दूंगा। इसके अलावा हम दोनों लंगोटिया यार थे और अक्सर एक दूसरे की चीज़ों को पहना भी करते थे। अब मुझे क्या मालूम था कि ऐसा भी होगा। मैं एकदम घबरा गया। कुछ देर तक सुन्न होकर कमरे में खड़ा रहा, फिर दौड़ा हुआ मिश्र दादा के यहाँ गया। वह भी सहायक संपादक थे, लेकिन चूंकि उन्होंने दाढ़ी रख छोड़ी थी और धड़ल्ले से बंगला भी बोल लेते थे, अतएव हम उनको दादा कहते। वह छत ही पर सामने के कमरे में रहते थे। जब मैं पहुंचा तो वह लेटे लेटे अखबार निहार रहे थे। मैं चुपचाप चारपाई पर एक तरफ बैठ गया और जब उन्होंने मेरी ओर देखा तो मैंने गंभीर आवाज़ में सूचना दी, दादा, जंजीर तो चोरी चली गई। वह चौंक कर उठ बैठे। दुख एवं आश्चर्य की बनावटी भावना से मुंह और आंखों को फैलाते हुए उन्होंने पूछा, अरे कैसे? मैंने सारा किस्सा कह सुनाया। वे घोर चिंता में पड़े मालूम हुए और निचले होठ को दांतों से हल्के हल्के काटते हुए पास में रखे गंदे तकिए को अपने दाएं हाथ से धीरे धीरे ठोकने लगे। 1-1.5 मिनट पश्चात आंखों को थोड़ा ऊपर करते हुए नपे तुले शब्दों में उन्होंने किसी जासूस की भांति पूछ, तुम्हें ठीक ठीक याद है कि जब तुम सोए थे तो गले में जंजीर थी? मेरे ठीक ठीक बता देने से वे जंजीर का भी पता बता देंगे। इस आशा से उत्साहित होकर मैंने उत्तर दिया, हाँ दादा, इसके बारे में तो आप निश्चिंत रहें। भाई, मैं तो निश्चिंत हूँ, लेकिन सभी बातें देख सुन ली जाती है, बड़े बड़े भूल जाते हैं, फिर हमारी तुम्हारी गिनती किसमें है? उन्होंने तर्क दिया। मैंने जोर दिया, नहीं, मुझे खूब अच्छी तरह याद है।
कि सोते वक्त गले में जंजीर थी। एक दो क्षण वे चुप रहे, फिर मेरी ओर थोड़ा खिसक कर अपनी अर्थपूर्ण आंखों को मेरी आंखों में गड़ाकर दुष्टतापूर्वक मुस्कुराते हुए इधर उधर देखने के पश्चात धीरे से पूछ, क्यों जी बड़े साहब, ठीक बताना, उसे किसी कोठे ओठे पर तो नहीं दे आए? मुझे यह मजाक बड़ा बुरा लगा। रुखाई से बोला, आप तो साहब मजाक कर रहे हैं, किसी की जान जाए और कोई मल्हार गाए। वे शर्मा गए और उल्लू की भांति हंसते हुए उन्होंने समझाया, अरे यार, मल्हार की बात नहीं, आदमी आदमी ही है, भगवान तो नहीं, गलतियां हो ही जाती है। मैं चुप रहा और वे भी चुप रहे। फिर थोड़ी देर बाद जब मैं उठकर जाने लगा तो उन्होंने पुकारा, अरे जा रहे हो, जरा सुनना। मैं लौट आया तो उन्होंने सिर को कुछ आगे बढ़ाकर फुसफुसाकर शंका प्रकट की, भाई मेरा तो शक उस रामधन पर जाता है। वह रात में देर तक कंपोज करता रहता है। गौर करना, उसकी आंखें अत्यंत रहस्यमयी हैं, हमेशा तिरछी नज़रों से तरेरता है जैसे चोर हो। उसके घर का भी तो किसी को पता नहीं, ना मालूम कहाँ का रहने वाला है। भाई मेरा तो संदेह 16 आने उसी पर है। रामधन हमारे बगल के कमरे में रहता है और अभी 2 दिन पूर्व मिश्र दादा से उसकी ज़बरदस्त मौखिक लड़ाई हुई थी। मैं सोचने लगा। मिश्र जी ने निश्चित सम्मति प्रकट की। मारो साले को, 2 फैट में सारा उगल देगा। अच्छा, देखा जाएगा। मैं लौट पड़ा। इससे काम नहीं चलेगा, कुछ कड़े बनो, मिश्र जी चिल्ला पड़े। कुछ ही देर में यह समाचार प्रेस में आग की तरह फैल गया। सहानुभूति से सभी विगलित हो गए और सबकी जुबान पर यही चर्चा थी। जिससे भेंट होती वह अवश्य पूछता, कहिए शर्मा जी, आपकी जंजीर खो गई? उत्तर देने पर पहले ही से तैयार प्रश्न आता, कैसे? सभी लगभग यही प्रश्न पूछते और मैं विस्तार के साथ बताता। मुझे आशा थी कि शायद किसी को पता हो और सभी बातें बताने से संभवतः रहस्य का उद्घाटन करने में मदद मिले। लेकिन प्रश्नकर्ता रुचि के अनुसार 1 आध मिनट तक चुपचाप अफसोस की मुद्रा में जमीन की ओर देखते, फिर सिर को झटका देते हुए हूँ या क्या बताएं साहब कहकर और मेरी ओर एक रहस्यमयी दृष्टि डालते हुए धीरे धीरे खिसक जाते, जैसे मैं ही चोर हूँ। प्रेस मैनेजर गुलजारी लाल जी ने मुझे बुलवाया और सभी बातें जानने के पश्चात बोले, शर्मा जी माफ़ कीजिएगा, आपको दूसरे की चीज़ लेने की आखिरकार हिम्मत कैसे पड़ी, वह भी सोने की जंजीर। मैं तो साहब कोई देता भी तो इनकार कर देता, और ली भी जाती है छोटी छोटी चीज़ों की। क्षमा कीजिएगा, यह आपने बहुत भारी गलती की। रामविलास जब ड्यूटी पर आया तो सबसे पहले मेरे कमरे में पहुंचा। उसने पहले मेरी ओर घूरकर देखा, फिर आंखों को मटकाते हुए धीरे से पूछ, कहो गुरु, कहाँ दे आए? देखो, छिपाओ मत, मैं सब जानता हूँ। मैंने मुंह फुलाकर उत्तर दिया, यार तुम लोगों को हमेशा मजाक ही सूझता है। अब मैं तुम लोगों को कैसे विश्वास दिलाऊं कि जंजीर सचमुच गायब हो गई है। वह झेप कर हंसने लगा, लेकिन अपनी बात के समर्थन में तर्क पेश करने में बाज नहीं आया। अरे भाई, मछली को पानी पीते कौन देखता है? मुझे बड़ा बुरा लगा और मैंने चुप ही रहना उचित समझा। मेरी मुद्रा देखकर रामविलास अचानक गंभीर हो गया। उसने अब ईमानदारी के साथ सम्मति प्रकट की। खैर, यह तो मजाक की बात रही, लेकिन यार शर्मा, बुरा न मानना, तुम्हारी लड़कपन की आदत अभी छूटी नहीं। इतने बड़े हो गए, यूनिवर्सिटी में भी पढ़े हो, इसके अलावा एक पत्र के सहायक संपादक हो, लेकिन शौक क्या है कि जंजीर पहनूं, ठीक देहातियों की तरह। मेरा ख्याल है 150 की चपत पड़ी। तुमसे मैंने कल रात को ही कह दिया था कि देखो जंजीर खो न देना, लेकिन तुमने कहना माना ही नहीं। मैं अब खोजबीन, पूछताछ तथा जांच पड़ताल कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद प्रेस कर्मचारियों ने इस संबंध में अपनी धारणाएं बना ली थी। मोटे तौर पर 3 मत संगठित हो गए। प्रथम दल का कहना था कि शर्मा ने जंजीर किसी रंडी मुंडी या किसी लगाई को दे दी है, इसमें उसका कोई दोष नहीं, जंजीर साफ दिल से लौटा देने के लिए ली होगी, किंतु कोठे पर जाकर मजबूर हो गया होगा। रंडी ने नखरे से मचलकर जंजीर मांग ली होगी और वह इनकार नहीं कर सका होगा, और अब यहाँ आकर चोरी का बहाना कर रहा है। दूसरी पार्टी के लोग, चोरी का कैसे पता लगाया जाए,
इसकी जरा भी चर्चा न करते हुए इस पर जोर देते कि मैंने जंजीर लेकर भारी गलती की। तीसरे दल के लोग अत्यंत ही ईमानदार एवं गर्म विचार के लोग थे और उनकी राय थी कि कुछ लोगों को पकड़कर उल्टा टांग दिया जाए या मुर्गा बना दिया जाए और उनकी समुचित रूप से तब तक पिटाई की जाए जब तक वे सब कुछ उगल नहीं देते। उगलेंगे क्यों नहीं, मार से तो भूत भाग जाता है। लगभग 10 बज रहे थे और मैंने अभी तक मुंह में कुछ भी नहीं डाला था। मैं अब तक तंग आ गया था और चुपचाप आकर कमरे में बैठ गया। मैंने मन ही मन निश्चय किया कि प्रधान संपादक तथा जर्नल मैनेजर के आने पर उनसे ही सब कुछ कहूँगा। वे शरीफ आदमी हैं, जंजीर का पता लगाने में कुछ उठा नहीं रखेंगे। लगभग 11 बजे प्रधान संपादक दफ्तर पहुंचे और चोरी की बात सुनकर फौरन मेरे कमरे में आए। वह गोरे मोटे तथा नाटे थे। उन्होंने पैरों को थोड़ा फैला तथा कमर पर दोनों हाथ रखकर और जमीन को तिरछी नज़र से देखते हुए प्रश्न किया, बड़ी कमीनी चीज हुई, यह सब कैसे हुआ? मैंने विस्तार पूर्वक बताया। वे दायां हाथ ललाट पर रखकर कुछ सोचते रहे, फिर चौंक कर बोले, जैसे ना जानते हो। जंजीर कहाँ थी? मैंने फिर बताया कि गले में थी। अचानक वे तेजी के साथ कमरे में चारों ओर घूमकर इधर उधर पड़ी चीजों को देखने लगे। मेज की दराज में देखा, एक कुर्सी पर चढ़कर एक ऊंची अलमारी का निरीक्षण किया और नीचे बैठकर एक चूहे के बिल में झांका। फिर धीरे से बड़ा आश्चर्य है कहकर चारपाई पर बैठ गए। उनकी मुद्रा एवं चेष्टाओं से लगा कि उनको विश्वास हो चला था कि मैं जंजीर के साथ बाहर नहीं सोया था। उसे कमरे में भी तो छोड़ सकता हूँ। कुछ देर तक चुप रहने के पश्चात वे अचानक बोल पड़े, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि आप जैसा होशियार आदमी जंजीर को गले में पहनकर बाहर कैसे सोया। यह तो ऐसी बात है कि जिसे एक छोटा लड़का भी नहीं करता। मैं बिल्कुल डर गया और मैंने स्वीकार कर लिया, यही तो मेरी एक गलती है और इसे मैं जानता हूँ। उन्होंने उत्साह में आकर जोरदार शब्दों में समझाया, गलती ही नहीं सख्त गलती है। जानते हैं साहब, 150-200 रुपए की चीज़ है। फिर पहले का ज़माना भी तो नहीं रहा कि आप कमरा खुला छोड़ जाइए और लौटने पर एक एक सामान अपनी जगह पर वैसे ही मिले। लोग बेईमान हो गए हैं, वे एक दूसरे की चीज़ों को हड़पने की फिराक में रहते हैं। यह सब आप जानते थे, फिर भी आपने यही गलती की। कहिए मैं झूठ कहता हूँ? मैंने अत्यंत ही गदगद होकर उत्तर दिया, नहीं साहब नहीं। जैसे इस तरह बोलने से उनके हृदय में मेरे प्रति सहानुभूति जाग पड़ेगी। वे और जोश में आ गए। भाई, मैं खरा कहता हूँ, लाख बात की एक बात। मैं यह जानता हूँ कि अगर हम ठीक से रहें तो किसी की मजाल नहीं कि हमारा बाल बाका कर सके। हमारा ही देख लो, आज तक कभी मेरी एक चीज़ भी गायब नहीं हुई। मैं सभी चीज़ों को ढंग से रखता हूँ और सबकी हिफाजत की मुझे परवाह रहती है। अगर मैं ऐसा ना करूँ तो पढ़ने लिखने से क्या लाभ? शाम होते ही सभी कीमती सामान ट्रंक में मजबूत ताला लगाकर बंद कर देता हूँ। मजाल की कोई चोर साला ले जाए। तुमने भी अगर उस जंजीर को ताले में बंद कर दिया होता तो आज वह तुम्हारे पास होती। एक सोने की कीमती जंजीर को गले में पहनकर खुले में सोना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। यह उपदेश देने के पश्चात वे चले गए। सचमुच मेरा मन मुझे धिक्कारने लगा। मैं कितना बेवकूफ़ और गवार हूँ, इस छोटी सी चीज़ को भी नहीं समझ सका। उफ, यदि जंजीर को ट्रंक में बंद कर दिया होता तो आज ऐसी हैरानी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। मेरी तबीयत रोने रोने जैसी होने लगी और मैं चादर ओढ़कर चारपाई पर लंबा तन गया। मैं सोने की चेष्टा करने लगा, लेकिन नींद आती ही न थी। छाती पर जैसे किसी ने भारी बोझ रख दिया था। मैं अत्यंत कठिनाई से सांस ले रहा था। चाह रहा था कि कोई कमरे में आकर मुझसे बातचीत न करे, लेकिन साथ ही साथ मेरे हृदय के अंतरतम गहवर में यह भी उम्मीद थी कि शायद अभी कोई आकर जंजीर का पता बता दे, और इसलिए बाहर की तरफ कोई खटका होने पर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता। मैं सांस रोककर सुनने लगता, लेकिन जब कोई नहीं आता तो मुंह पर से चादर हटाकर दरवाजों की ओर देखता, किंतु निराश होने पर फिर उसी तरह लेट जाता। वैसे हृदय में एक विचित्र प्रकार का संतोष भी होता कि चलो कोई नहीं आया, अच्छा ही हुआ, और फिर तबीयत करने लगी कि मैं अनिश्चितकालीन तक उसी तरह पड़ा रहूं और किसी से भेंट ना हो। मुश्किल से 20-25 मिनट बीते होंगे कि मेरा टेलीग्राफिक दोस्त
जोसेफ धमक पड़ा। मैंने सिर उठाकर देखा तो वह अत्यंत चिंतित एवं गंभीर नजर आया। आते ही आते उसने सहानुभूति प्रकट की। दोस्त, मुझे बड़ा अफसोस है। 200 की चपत पड़ गई। मैं उठकर बैठ गया और प्रश्न को टालने की गरज से मैंने जबरदस्ती मुस्कुराकर पूछा, अरे छोड़ो भी, पहले यह बताओ कि कहाँ से आ रहे हो? घर से चला आ रहा हूँ। मैं क्या जानता था कि यहाँ आकर यह खबर सुननी पड़ेगी। वैसे जंजीर कितने की थी? वह उतना ही गंभीर एवं चिंतित था। मैंने बात उड़ाने की कोशिश की। हटाओ भी यार। गई। बहुत कीमत होगी तो 100 रुपये। ऐसे रुपए तो आते जाते रहते हैं। पर वह नहीं माना। क्यों झूठ बोलते हो दोस्त? मैंने भी वह जंजीर देखी थी। 200 से कम थोड़े बैठेगा। मैं चुप रहा और दरवाजों के बाहर देखने लगा। कुछ देर चुप रहने के पश्चात उसने प्रश्न किया, जंजीर कहाँ रखी थी तुमने? इस सवाल से मैं डर गया और मशीन की तरह उत्तर दिया, बाहर सोया था और जंजीर कमरे में ट्रंक में बंद थी और उसमें मजबूत ताला लगा हुआ था। वह किसी रिश्तेदार की भांति साधिकार बिगड़ उठा। यही तो काल हो गया। जंजीर क्या ताले में रखने की चीज है जिस पर सबकी नजर लगी रहती है? यार तुम अजीब बुद्धू हो। वे उसे वनमानुष की तरह देखने लगा। उसने समझाया, भले आदमी, तुम्हें तो मालूम ही है कि कीमती चीजों को ऐसी जगह रखते हैं कि जहां किसी व्यक्ति की नजर ही ना पड़ सके। जंजीर ही का मामला ले लो। तुम मेज की दराज में एक किताब के अंदर रख सकते थे। किस साले का दिमाग वहां पहुंचता? भाई, मैं तो आज तक ट्रंक को सुरक्षित नहीं समझता। सचमुच वह ठीक कहता था। बात मनोवैज्ञानिक थी और यदि इस तरह से सोच समझकर काम किया जाए तो चोरी मुश्किल से हो। मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर बार बार अफसोस और पश्चाताप होने लगा। जोसेफ के जाने के पश्चात मैं फिर उसी तरह लेटा रहा, पर इत्मीनान नहीं हुआ तो उठकर दरवाज़ों को भीतर से बंद कर लिया। 5-1 मिनट के बाद ही यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया का संवाददाता प्रेस बनर्जी वहां पहुंच गया। पहले तो मैं कुछ न बोला, लेकिन उसने बाहर से जब जोर जोर से किवाड़ थपथपाना शुरू कर दिया तो बाध्य होकर दरवाज़ा खोलना पड़ा। उसने भी आवश्यक प्रारंभिक जांच पड़ताल करने के पश्चात पूछ, जंजीर रखा कहाँ था? मैंने जल्दी से थूक घोटकर बताया, इस मेज की दराज में एक किताब के अंदर थी। मुझे विश्वास था कि कम से कम कोई जंजीर को दराज में रखने का विरोध नहीं कर सकेगा, लेकिन प्रेस का दूसरा ही मत था। उसने अपने सिद्धांत पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला। दराज में रखा? जैसे किसी सेफ में रख दिया हो। तुम तो यार लड़कों से भी गया बीता आदमी हो। तुम यहाँ एडिटरी खाक करते हो? जंजीर दराज में रखने की चीज़ है? तुमने बहुत सा नावल पढ़ा होगा कि चोर डाकू लोग दराज का अच्छी तरह तलाशी कर लेता है। इस पर भी तुमने दराज में रख दिया। जंजीर को रखने का सबसे अच्छा तरीका तो यह होता कि उसे मनी बैग में रखकर तकिया के नीचे दबा देते और ऊपर से सो जाते। बस किसी के बाप को पता नहीं लगता कि जंजीर कहाँ रखा है। परेश बनर्जी की बात भी बड़ी युक्ति युक्त थी। उसके जाने के बाद मैं कुछ देर तक गाल पर हाथ रखकर चुपचाप सुन बैठा रहा और फिर अचानक उठ खड़ा हुआ, जल्दी से कमीज बदली, जूते पहने और दरवाज़ों को बंद करके बाहर निकल पड़ा। कमरे में या प्रेस में रहना असंभव सा हो गया था, परंतु अभी खुली छत पर आया ही था कि प्रधान संपादक के कमरे से ठाकुर कुलदीप सिंह निकलते नजर आए। वे हमारे गांव के ही रहने वाले थे और हमारा उनका हमेशा मिलना जुलना होता रहता था। वह मेवाड़ के राजपूतों के समान लंबे और तगड़े तो थे ही, साथ ही गप्पे लड़ाने में उस्ताद भी थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि पत्रकार भगवान से भी टक्कर ले सकते हैं। मैंने उनको नमस्कार किया। उनसे मिलकर मुझे अत्यंत ही संतोष हुआ। वह मेरे गांव के थे। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि इस संकट में शहर के लोग मुंह छिपा लेंगे, लेकिन अपने गांव के लोग, फिर ठाकुर साहब तो बिल्कुल नज़दीकी आदमी हैं। मेरी तबीयत करने लगी कि रो पड़ूं। मैं दरवाज़ा खोलकर उनको कमरे के अंदर ले गया। कुछ देर तक हम दोनों ही चुप रहे। मैं इसी उधेड़बुन में था कि कैसे बात शुरू करूं, लेकिन उनको सब पता था। उन्होंने बात स्वयं शुरू की और बड़ा अफसोस प्रकट किया तथा अंत में मुंह बाकर जमीन की तरफ देखने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने भी वही परिचित प्रश्न किया, लल्लू, जंजीर रखी कहाँ थी तुमने? मेरा कलेजा धक से कर गया, लेकिन मुझे बंगाली की बुद्धि पर गहरा विश्वास हो गया था। अतएव वह निर्भयता से उत्तर दिया, मनी बैग में रखकर तकिए के नीचे दबा दिया था और ऊपर से सो गया था। ठाकुर साहब धीरे धीरे ठनक ठनक कर हंसे, फिर बुजुर्गी प्रदर्शित करते हुए बोले, लल्लू,
थोड़ा गलती कर गए। मैंने रुआंसी आवाज़ में पूछा, क्या ठाकुर साहब? ठाकुर साहब पास खिसकाए और चारों ओर सशंकित दृष्टि से देखने के बाद बोले, देखो लल्लू, मुझे चोर उचक्कों से पाला पड़ा है, इसलिए मैं उनकी बात जितना जानता हूँ उतना कोई नहीं। मैं उनको मूर्ख की भांति निहारने लगा। उन्होंने उत्साह के साथ मंत्र बताया। उपाय साफ और सीधा है, पर उसे कम लोग जानते हैं। भाई देखो, चोर का दिल आधा होता है और वह वही चीज़ें चुराने की कोशिश करता है जहाँ से लोग दूर रहते हैं। तुमने जंजीर तकिए के नीचे रख दी थी, वह थोड़ी होशियारी तो थी, लेकिन पूरी नहीं। अरे कहा भी गया है, सोना मरना एक समान। मान लो सिर तकिए से खिसक कर नीचे चला गया, या तकिया इस तरफ खिसक गया कि जंजीर दिखाई देने लगी, तो क्या होगा? उन्होंने यहाँ रुककर मेरी ओर प्रश्नपूर्ण दृष्टि से देखा। उनकी आंखें किसी विश्वविद्यालय के उस शिक्षक की भांति चमक रही थी जो विद्यार्थियों को कोई कठिन विषय सफलतापूर्वक समझा रहा हो। फिर उन्होंने होठों को चाटते हुए रहस्योद्घाटन किया। अरे होगा क्या, चोर देखेगा तो जंजीर या मनी बैग जो चीज़ हो अवश्य उठा लेगा, छोड़ेगा थोड़े। इसलिए तुम्हें जंजीर को गले में पहनकर सोना चाहिए था। एक तो किसी की कल्पना ही वहाँ तक नहीं जाती, और यदि किसी भी हालत में जाती भी तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि हाथ लगा दे। लल्लू, मेरा तो सब जाना सुना है। दोस्तों, आशा करती हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।